हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10वीं का रसायन विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक। और चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार तथा लवण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एसिड बेस एंड क्या है, साल्ट है। तो इन तीनों टॉपिक में से सबसे पहले मुझे समझना किसके बारे में, अम्ल के बारे में समझना है कि वास्तव में अम्ल है क्या। ठीक। तो अम्ल के बारे में वैसे देखा जाए तो रासायनिक जो गुण है, उस रासायनिक गुण के आधार पर अम्ल की जो है अलग अलग क्या है, परिभाषाएं हैं। ठीक है। हर समय पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अम्ल की क्या की है, परिभाषा बताई है ना। तो हमें समझना है कि कौन से समय में कैसे, कौन से वैज्ञानिक ने कैसे अम्ल की परिभाषा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अम्ल की क्या लिखी हुई है, उत्पत्ति लिखी हुई है। तो जो अम्ल की उत्पत्ति होती है, तो अम्ल की अंग्रेजी होती है एसिड। क्या होती है, एसिड। और एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के एसिड से हुआ है। किससे हुआ है, एसिड से हुआ है। देखिए लिखा गया है, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। ये जो एसिड्स है, इस एसिड्स का मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। और इसी खट्टा होने की वजह से हम लोग क्या कह देते हैं कि पदार्थ क्या है, अम्ल है ना। तो अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि इस अम्ल की जो खोज हुई थी, सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। तो अम्ल की खोज, ध्यान दीजिएगा, अम्ल की खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक बीवर ने किया। ठीक। ये दो इंपॉर्टेंट जो था, आपको पॉइंट मिल गया कि अम्ल की जो खोज थी वो सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक किया था, वैज्ञानिक वीवर ने किया था। ठीक, क्लियर हो गया। और इन्होंने ही खोज करके बताया कि एसिड शब्द की जो उत्पत्ति थी वो लैटिन भाषा के शब्द किससे होता है, एसिड से होता है। और एसिड का अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। तो हमने इनके उत्पत्ति के आधार पर जो हमने पता लगाया कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो हम परिभाषा में तो कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उसको चखेंगे तो खट्टा आया तो हम समझ जाएंगे क्या है, अम्ल है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे अम्ल हैं जो चखने पर हमें क्या होगा कि नुकसानदायक भी पहुंचा सकता है। जैसे H2SO4 जो है एक प्रकार की अम्ल है, लेकिन उस अम्ल को हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वह प्रबलता है, वह इतनी अधिक प्रबलता है कि वो हमारे जीभ को भी क्या कर सकता है, जला सकता है। इसी प्रकार HCl होता है, तो HCl भी एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और वह इतनी प्रबल है कि वह हमारे त्वचा को क्या कर सकता है, गला सकता है ना। तो हमें ऐसे मूर्खतापूर्ण परीक्षण नहीं करना है कि परिभाषा के अनुसार हम चख लेंगे तो हम बता देंगे कि यह अम्ल है ना। जो खाद्य पदार्थ हैं, जो पौधों के द्वारा, जो जंतुओं के द्वारा आपको प्राप्त होती है अम्ल, उसको आप टेस्ट करके आप बता सकते हैं अम्ल है ना। लेकिन हर अम्ल को आप अपने जीभ पर चख कर नहीं बता सकते हैं। उसके लिए आपके पास बहुत सारे क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, या प्रैक्टिकल का कुछ ऐसे वस्तु होना चाहिए कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि यह प्रबल है और यह क्या है, दुर्बल है। ठीक। तो हमें क्या समझ में आया, अम्ल की उत्पत्ति, और अम्ल की क्या समझ में आया, खोज आया। ठीक। अब हमें क्या है कि अम्ल का जो रासायनिक गुण है वो भौतिक गुण है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अम्ल की रासायनिक गुण व भौतिक गुण के आधार पर वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों ने अम्ल की
अलग अलग परिभाषा दिया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा गया है क्या कि अम्ल की रासायनिक गुण व भौतिक गुण के आधार पर वैज्ञानिकों ने अम्ल की अलग अलग परिभाषा दिया। ठीक, तो ये क्लियर समझ में आ गया आपको कि अम्ल की रासायनिक गुण भी होती है और अम्ल की क्या होती है, भौतिक गुण होती है। तो इन दोनों गुणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, अलग अलग परिभाषा दिया है। तो हम सबसे पहले चलते हैं वैज्ञानिक लेवाइजियर के अनुसार। लेवाइजियर और ध्यान से देखिए, लेवाइजियर और डेवी के अनुसार, देखिए लेवाइजियर और डेवी के अनुसार जो पहला परिभाषा है, इन्होंने बताया था कि अम्ल एक ऐसी यौगिक है जिनके अणु हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप में क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आप पढ़िएगा। हमने बोला क्या कि ऐसे यौगिक, आप नोट्स भी साथ में बनाते चलेंगे, इसलिए मैं बोर्ड पर लिख लिख कर समझा रहा हूँ, है ना। अगर हमको ऐसे समझाना होता तो 1 घंटे पूरी चैप्टर खत्म हो जाती, परंतु हमें चैप्टर खत्म करने से मतलब नहीं है। हमें क्या करना कि लिख लिख कर क्या करना है, समझाना है, ताकि आपको स्पष्ट रूप से क्या हो, समझ में आ जाए। तो देखिए लेवाइजियर और डेवी ने रासायनिक गुण और भौतिक गुण के आधार पर क्या परिभाषा दिया कि ऐसे यौगिक जिनके अणु में, जिनके क्या करा है, अणु में हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप, क्या बोलेंगे, आयनिक रूप में हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहती है। ध्यान दीजिए, ये पहला परिभाषा हो गया। चाहे आप परिभाषा समझिएगा, चाहे वैज्ञानिक के अनुसार दिया गया अम्ल के बारे में क्या है, कथन है। तो देखिए लेवाइजियर और डेवी के अनुसार बताएगा कि ऐसे यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप में, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, उपस्थित होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl लिया। तो HCl जब लिया है तो इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन आयन है कि नहीं है ना। तो HCl में देखिए हाइड्रोजन आयन हो गया और क्लोरीन आयन हो गया, है ना। इसी प्रकार H2SO4 उठा लिया जाए तो H2SO4 में ध्यान फिर दीजिएगा, यहाँ पर H2 पर देखिए +2 हो गया और SO4 पर नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है हमारा कि ये यौगिक हैं, मतलब HCl और H2SO4 जो हैं यौगिक हैं। कह रहा है ऐसे यौगिक जिनके अणु में, जिनके अणु में, तो ये जो है हमारा HCl है, एक प्रकार का अणु ही है। कह रहा है ऐसे यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप में, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, उपस्थित रहता है। यानी अब आयनिक रूप में जो दिया है, ये जो आपका प्लस और माइनस जैसे ही इस पर तत्व पर उपस्थित रहेगा, इसी को बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, आयन। तो इसको आयनिक रूप बोल सकते हैं। तो ये पहला परिभाषा हो गया, ऐसे यौगिक जिनके अणु में हाइड्रोजन अपने आयनिक रूप में, हाइड्रोजन आयन क्या करती है, उपस्थित करती है। HCl H2SO4। तो इससे यह साबित होता है लेवाइजियर और डेवी के अनुसार कि जो अम्ल होते हैं उस अम्ल में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। समझ में आया बात ना, हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा। जैसे मान लिया मैंने ले लिया HNO3 ले लिया,
HNO3 है, तो अगर इसमें देखिए HON3 है तो इसमें देखिए हाइड्रोजन आयन उपस्थित है कि नहीं है ना। तो हाइड्रोजन आयन जो उपस्थित है इससे स्पष्ट होता है कि ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो इसी भी पता चल गया हमारा कि अम्ल का कैसे हम पहचान कर सकते हैं। तो हमारे सामने अगर कोई सूत्र दिया है और हम देखेंगे उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा क्या है? अम्ल है। तो क्लियर समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा परिभाषा चलें। हो गया? चलिए अब दूसरा समझना है। हो गया सबका स्क्रीनशॉट? आगे हम बढ़े। देखिए दूसरी परिभाषा है आरहेनियस के अनुसार। आरहेनियस जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अम्ल की परिभाषा बताया कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। मतलब जल में अगर अम्ल को जल में घोल दिया जाए तो कौन सा आयन देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हो गया HCl। क्या हो गया? HCl हो गया। ठीक। अब HCl को यदि मैं जल में डाल दूं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यदि मैं जल में डाल दूं तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन देगा। कौन सा आयन देगा? हाइड्रोजन आयन अलग होगा, क्लोरीन आयन अलग होगा। क्लियर समझ में आया ना? इसी तरह यदि हम H3O ले लें तो यहां पर भी उत्क्रमणिता का चिन्ह लगाएंगे। ये किसका चिन्ह है? उत्क्रमणिता का चिन्ह है। तो यहां पर भी हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा प्लस H2O आयन अलग हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आरहेनियस के अनुसार कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। ये दूसरी परिभाषा। तीसरी है लारी तथा ब्रॉनस्टेड के अनुसार। लारी तथा ब्रॉनस्टेड ने रासायनिक गुण और भौतिक के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर इन्होंने परिभाषा बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सके और इलेक्ट्रॉन को क्या करे? ग्रहण कर सके। क्या बोला गया है? कि अम्ल वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सके और इलेक्ट्रॉन को क्या करे? ग्रहण कर सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। कैसे? मान लीजिए यहां पर हमारे पास HCl है ना, HCl। और HCl का जैसे ही उत्क्रमणिता का चिन्ह दर्शाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और प्लस क्या है? क्लोरीन आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर लेगा और प्रोटॉन को क्या करेगा? दे सकेगा, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया? लारी तथा ब्रॉनस्टेड के अनुसार भी परिभाषा समझ लिया। आगे कह रहा उत्पत्ति के आधार पर सबसे आसान परिभाषा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। यानी अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत मैंने नींबू लिख दिया। क्या लिख दिया? नींबू। तो नींबू जब मैंने लिखा तो नींबू को जब हम चखेंगे तो खट्टा ही आएगा ना। तो वही बोला गया कि अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। लेकिन नींबू तो कह दिया गया खट्टा, लेकिन नींबू में अम्ल कौन सा पाया जाता है? वो सिट्रिक पाया जाएगा। जो नींबू का रस होता है वो सिट्रिक होता है। क्या होता है? सिट्रिक। सिट्रिक अम्ल होता है। क्लियर समझ में आया ना? तो ये नींबू में सिट्रिक रस पाए जाने के कारण, सिट्रिक अम्ल पाए जाने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि नींबू क्या होता है? खट्टा। तो बोला गया अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। आगे कह रहा पत्र परीक्षण के आधार पर कोई पेपर हो, कागज हो, उससे भी हम परीक्षण कर सकते हैं कि वह अम्ल है कि नहीं है ना। तो हम क्या किए कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। किसको? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। हालांकि मेरे पास है लिटमस पत्र है ना। तो प्रैक्टिकल अगर करना चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो हम एक नींबू लेते हैं और नींबू का रस निचोड़ लेंगे, है ना। उस नींबू के रस में यदि हम लिटमस पत्र को ऐसे डाल देंगे तो नीले से क्या बन जाएगा? लाल बन जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि लिटमस पत्र कैसे होता है। ठीक। देखिए हमारे पास, देखिए इसमें है लिटमस पत्र है ना। इसमें भी लिटमस पत्र है, ये भी लिटमस पत्र है, ये सब लिटमस पत्र है। ये तो पीएच स्केल जब पढ़ेंगे, आप पीएच वैल्यू पढ़ेंगे ना, तो पीएच वैल्यू देखिए यहाँ पर 14 तक दिया है। 1 से लेके कहाँ तक? 14 तक दिया है। ये तो भी आगे की सिलेबस है, आगे हम बताएंगे, है ना। तो हमारे पास इस समय यही है। ये क्या है? ये लिटमस पेपर है, लिटमस पत्र है और ये लाइकेन से बनता है। किससे बनता है? लाइकेन से। याद रहना चाहिए किससे बनता है? लाइकेन से। याद होना चाहिए कि लिटमस जो होता है
लिटमस पत्र या पेपर जो है वो किससे बनता है? लाइकेन से। याद होना चाहिए किससे बनता है? लाइकेन से। ठीक, क्लियर। अब ये जो लाइकेन है उसी लाइकेन से ये लिटमस पत्र बनता है। ये लिटमस पत्र जो मेरे पास इस समय दिखाई दे रहा है ना, ये नीला है। कैसा है? नीला है। ये नीला लिटमस पत्र है। और ये जो मेरे हाथ में है ये क्या है? लाल है। ठीक, अब हम नीले को किससे करेंगे? नीले को क्या बनाना है? लाल। तो नीला लिटमस पत्र यदि लाल हो जाता है जिस अम्ल से, जिस रस से, तो समझिए वो क्या है? अम्ल है। देखिए कैसे, मैं इसमें से इस तरह से मैंने एक निकाल लिया। देखिए निकाल लिया ना। इस समय यह नीला है। कैसा है? नीला है। अब ये इसको यदि हम, ये देखिए मेरे सामने प्याज है, इस प्याज की रस से, इस प्याज की रस से, नीला है ना, इस प्याज की जो है रस है, इस रस से हम क्या करते हैं? यदि इसको ऐसे रगड़ते हैं इस तरह, देखिए ये बन गया लाल। क्या बन गया? लाल बना कि नहीं बना? तो ये लाल जो बन गया ना, तो ये नीले से क्या बन गया? लाल। तो समझिए इसमें भी क्या पाया जाता है? अम्ल भी पाया जाता है। नहीं, प्याज में भी क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नीले लिटमस को क्या किया? लाल कर दिया। इसलिए हमारा प्याज भी क्या होता है? अम्ल होता है। इससे स्पष्ट होता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अम्ल की परिभाषाएं जो हैं उसके रासायनिक, उसके परीक्षण, उसके उत्पत्ति और उसके भौतिक गुणों के आधार पर अलग अलग क्या है? परिभाषा है। तो हमने कितना परिभाषा समझा? 5 परिभाषा समझा। कितनी परिभाषाएं? 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़े। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अम्ल का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अम्ल का प्रकार। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आपको पता होगा। हमने उत्पत्ति पढ़ लिया। ठीक, उत्पत्ति के बाद क्या पढ़ लिया? परिभाषा पढ़ लिया। अब परिभाषा के बाद क्या चलेगा? प्रकार चलेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि अम्ल की जो प्रकार है, अम्ल की प्रकार, अम्ल की प्रकार अलग अलग प्रकार से बताया गया है। कहीं पर उसके क्षारकता के आधार पर बताया गया है, तो कहीं पर उसके प्रबलता के आधार पर बताई गई है, तो कहीं पर उसके स्रोत के आधार पर बताई गई है। तो चलिए हम बारी बारी समझते हैं। ठीक है, तो अम्ल का जो प्रकार है, पहला नंबर है इसमें स्रोत के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखा गया है? स्रोत के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है आपका कार्बनिक अम्ल। ठीक, और कार्बनिक अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्गेनिक। क्या बोला जाएगा? हम लोग क्या कहेंगे इसको? ऑर्गेनिक कहेंगे। ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होता? सिंपल जानिएगा। ऐसा अम्ल, ऐसा अम्ल जो पौधों व जानवरों से प्राप्त होती है, होती है। क्या बोला गया? ऐसा अम्ल जो पौधों व जानवरों से क्या होती है? प्राप्त होती है। और लिख सकते हैं कि जिनमें, जिनमें कार्बन उपस्थित होता है।
क्या उपस्थित होता है? कार्बन। कह रहा ऐसा अम्ल जो पौधों व जानवरों से क्या होती है? प्राप्त होती है, जिनमें कार्बन क्या होता है? उपस्थित होता है, उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। कह रहा ऐसा अम्ल जो पौधों से और किससे? जानवरों से प्राप्त हो, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और कार्बनिक अम्ल में ध्यान लीजिए कि उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन की मात्रा उपस्थित रहती है। तो देखिए कैसे क्या क्या इसमें मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने पौधों का नाम लिया, तो यहाँ पर पौधा हो गया, पौधा, ठीक, क्लियर। और इधर हम क्या लिख देते हैं? उपस्थित अम्ल, उपस्थित अम्ल लिख देते हैं। और इधर इसका अणु सूत्र लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अणु सूत्र। अब पौधों में कौन कौन सा चीज, पहला ध्यान दीजिएगा कि अगर पौधे की बात है तो पौधा या खाद्य पदार्थ जो होता है, इसमें पौधा में ध्यान दीजिए दोनों, यानी फल भी आ सकता है और क्या आ सकता है आपका? खाद्य पदार्थ मतलब सब्जी भी आ सकता है, खाद्य पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब फल या खाद्य पदार्थ दोनों में से कोई भी लिखना है, तो पहला लिखना यहां पर क्या लिखे हैं? प्याज लिखे हैं। तो प्याज में कौन सी अम्ल पाई जाएगी? स्कार्विक। कैसा अम्ल है? स्कार्विक अम्ल हो गया, क्लियर। स्कार्विक अम्ल का यदि फार्मूला देखा जाए तो आएगा C6H8O6 हो जाएगा। इसी तरह सेब, सेब सेब में आपका मैलेइक अम्ल पाया जाता है, मैलेइक अम्ल। अब मैलेइक अम्ल का फार्मूला C4H4O4, मतलब इस सेब का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया? सेब का फार्मूला हो गया। इसके साथ दही, मतलब दही जानवर भी इसी में आ गए होंगे। कौन आ गए? जानवर, क्योंकि वो भी खाद्य पदार्थ ही है। तो यहाँ लिख सकते हैं पौधा और क्या है? जानवर, दोनों इकट्ठा मैं कर दिया हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो पौधों के द्वारा भी खाद्य पदार्थ होता है, जानवरों के द्वारा भी खाद्य पदार्थ होता है। तो यहाँ पर सब पॉइंट हो गया, प्याज हो गया, सेब हो गया और क्या हो गया? दही। अब दही में कौन सी अम्ल पाई जाएगी? दही में आपकी लैक्टिक अम्ल पाई जाएगी, लैक्टिक अम्ल। इसकी यदि फार्मूला की बात की जाए तो आएगा C3H6O3 आ जाएगा, क्लियर। इसके साथ हम आते हैं इमली पर। इमली में क्या पाया जाएगा? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल। अब टार्ट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होगा C6H6O6 हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह इमली के साथ साथ हम लोग आएंगे सिरका। सिरका में कौन सी अम्ल पाई जाती है? सिरका में पाई जाती है एसीटिक अम्ल, एसीटिक अम्ल। एसीटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH होता है, ठीक। इसके साथ नींबू पर आ जाइए, नींबू या संतरा। अब नींबू या संतरा में जो अम्ल पाई जाती है उसको बोलते हैं सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल। इसका फार्मूला यदि बात किया जाए तो C6H8O7 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब कार्बनिक हैं। क्या है? कार्बनिक हैं। तो कार्बनिक अम्ल क्या है कि ऐसा अम्ल जो पौधों व जानवरों से प्राप्त होती है। तो इसमें देखिए प्याज जो है ये भी पौधे से प्राप्त होती है, सेब भी पौधे से प्राप्त होती है, दही जो है इस जानवरों से प्राप्त होती है। दही से पहले कैसे दही आया? तो आपको पता कि जानवर से दूध मिलता है, फिर दूध से क्या बनता है? दही बनता है। इसलिए दही हमारा क्या है? लैक्टिक अम्ल आएगा और इसका
फार्मूला आपको पता ही है। इमली जो है ये भी है, सिरका, नींबू हुआ या संतरा हुआ, ये सब हमारे खाद्य पदार्थ हैं, पौधों और जंतुओं के द्वारा क्या है प्राप्त किया गया है। और इसमें जो उपस्थित अम्ल होती है वो भी आपको यहाँ लिख दिया कि प्याज में स्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलेइक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू या संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, इसकी फार्मूला भी मैंने क्या किया, खोज कर क्या किया, लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ अभी और भी बहुत सारे चीज हैं, जैसे मान लीजिए टमाटर, क्या है टमाटर, यहां मैं लिख देता हूं टमाटर। अब टमाटर में कौन सी अम्ल पाई जाती है आपको पता नहीं है तो लिख देता हूं, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक भी लिखा जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। और ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा C9H16O4। ये हो गया आपका टमाटर का सूत्र, हो गया ऑक्सैलिक अम्ल होता है ना, उसके जो रस होते हैं। इसके साथ आपको मैं कुछ और बता देता हूं, मूत्र जो होता है उस मूत्र में भी अम्ल पाए जाते, उस अम्ल का है यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। ठीक, क्लियर हो गया। इसके साथ जो पाचक रस होता है, पाचक रस, पाचक रस में पाया जाता है हाइड्रो क्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके साथ साथ आपके प्रोटीन में जो आपका अम्ल पाया जाता है वो होता है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल पाया जाता है। इसके साथ आपका ठंडा जो जल होता है उस ठंडे जल में भी अम्ल पाया जाता है, उसका नाम आपका है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल हो गया। इसके साथ आपका चाय जो होता है उस चाय में आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे खाद्य पदार्थों का क्या किया, नाम, यानी इस खाद्य पदार्थों का नाम जाना, उसका उपस्थित अम्ल जान गया। ठीक, हालांकि ये जो मूत्र है इन खाद्य पदार्थों से बिल्कुल क्या है अलग है, तो नहीं तो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ खाद्य पदार्थ में तो मूत्र नहीं आता है ना, तो इस पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मैंने बस लिख भर दिया था, इसको खाद्य पदार्थ में आप समझेंगे नहीं। ठीक, तो मूत्र जो है वो यूरिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इस पर मैंने स्टार लगा दिया कि एक खाद्य पदार्थ में नहीं आएगा। ठीक, क्लियर। इसके साथ यदि और देखा जाए तो बहुत सारे चीज आपको पता चल जाएगा कि बिच्छू हुआ, चींटी हुआ और आपका मधुमक्खी हुआ। तो यहां लिख दे रहा हूं बिच्छू, मधुमक्खी, बिच्छू हो गया, मधुमक्खी हो गया और चींटी हो गया। क्या हो गया, चींटी। तो बिच्छू, मधुमक्खी और चींटी में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है फार्मिक अम्ल। कैसा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक, फार्मिक अम्ल। तो इस तरह मैंने क्या किया कि बहुत सारे उपस्थित जो अम्ल जिन पदार्थों में पाया जाता है उसको मैंने क्या किया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो स्रोत के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या लिखे थे, कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल मैंने यहाँ पर क्या किया, समझा दिया। इसके बाद मैं समझाऊंगा अकार्बनिक। क्या समझाऊंगा, अकार्बनिक। तो फिनिश करूं इसको। ठीक हो गया सबका। हाँ, एक चीज है, ध्यान दीजिएगा, कुछ उपस्थित अम्लों का मैंने यहाँ पर अणुसूत्र लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ उपस्थित अम्लों का अणुसूत्र मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, आगे आपको हम बताते चलेंगे, बस इतना आपको याद करना है। अच्छा, इसमें से आपको तैयारी कौन सा खुद करना, जो पेपर में बार बार पूछता है, ये जो नींबू और संतरा है, इसका अक्सर पेपर में पूछ लेता कि नींबू व संतरा में कौन सी अम्ल पाई जाती है। तो साइट्रिक या सिट्रिक दोनों लिख सकते हैं, सिट्रिक भी लिखा रहता है, सिट्रिक,
है ना। तो सिट्रिक समझो या साइट्रिक समझो, तो दोनों में से कोई आप एक याद कर लीजिए। ठीक, तो नींबू का याद कर लीजिए। सिरका का भी पेपर में पूछता था, सिरका का दोनों पॉइंट पूछता है। सिरका का एसिटिक पूछेगा, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH3COOH बोलेंगे। या पूछा CH3COOH का में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो एसिटिक अम्ल पाई जाती है। पूछेगा एसिटिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है, तो आपका सिरके में पाया जाता है। तो क्वेश्चन तीनों से उठा पूछ सकता है। ए दिया तो ये पूछ सकता है, ए दिया तो ये पूछ सकता है, ए दिया तो सूत्र पूछ सकता है, सूत्र दिया तो ये पूछ सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं अब अकार्बनिक रसायन पे। दूसरा नंबर है अकार्बनिक अम्ल। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मतलब ऐसा अम्ल जो खनिज पदार्थों से प्राप्त होता है। ऐसा अम्ल जो खनिज पदार्थों से प्राप्त होता है। चलिए, हो गया। ऐसा अम्ल जो खनिज पदार्थों से क्या होता है, प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए आ गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, इसका फार्मूला HCl हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरी पॉइंट आ जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं HNO3। ये सब जो हमारे हैं खनिज पदार्थों से प्राप्त होता है। ठीक, और इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे जीव जंतुओं से और पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अकार्बनिक अम्ल बोलेंगे। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैंने स्रोत के आधार पर अम्ल दो प्रकार पढ़ा है, अब हम दूसरे प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ पर, तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था इसमें, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर, ये तो ओके हो गया। दूसरी पॉइंट हम पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी सांद्रता के आधार पर भी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट आएगा इसमें सांद्र अम्ल, ठीक, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा कंसंट्रेटेड, CONCENTRATED एसिड। समझिए इसको क्या है, कि जब किसी अम्ल तथा जल, जब किसी जल तथा अम्ल, जब किसी जल तथा क्या कर रहा है, अम्ल के घोल में अगर जल की अपेक्षा, जल की अपेक्षा अम्ल अधिक घुल जाता है, अधिक घुल जाता है, तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं।
कौन सा अम्ल कहते हैं? सांद्र। फिर से सुनिए, जब किसी जल तथा अम्ल के घोल में अगर जल की अपेक्षा अम्ल अधिक घुल जाता है, यानी जल की अपेक्षा अम्ल अधिक घुल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सांद्र। मतलब हमारे पास जल भी हो और क्या हो? अम्ल हो। तो जल और अम्ल को यदि हम घोल दें तो घोलने पर कहा जा रहा है कि जल की अपेक्षा अम्ल अधिक घुल जाता है। मतलब जल और अम्ल को मिलाया जाए तो यदि उसमें अम्ल ज़्यादा घुल जा रहा है, अम्ल की मात्रा क्या हो रही है? ज़्यादा घुल जा रही है जल की अपेक्षा, तो उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे इसमें आपका H2SO4 आएगा। क्या आएगा? H2SO4। अब H2SO4 को अगर जल में डालकर मिलाया जाए, जल में डालकर मिलाया जाए, तो उस समय क्या होगा कि अम्ल और जल के घोल में ये जो H2SO4 है ज़्यादा से ज़्यादा घुल जाएगा। जब ये ज़्यादा घुलेगा तो जो विलयन बनेगा वो गाढ़ा बनेगा, और गाढ़ा बनने के कारण उसे हम क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल बोलते हैं, है ना। गाढ़ा बन जाएगा। गाढ़ा का मतलब जानते हैं ना, कि जो एकदम से पूरा एक तरह से पेस्ट बन जाए। जैसे पेंट है तो पेंट एक गाढ़ा के रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल। दूसरा पॉइंट, तनु अम्ल। कैसा अम्ल है? तम्ल। डाइल्यूट बोलते हैं DILUTE, एसिड। सेम डिफिनेशन यही चलेगा, बस अंतर यहाँ कि जल की अपेक्षा यहाँ पर लिखेंगे अम्ल की अपेक्षा यहाँ पर लिख देंगे क्या? जल से अधिक। तो यहाँ हो जाएगा, जब किसी जल तथा अम्ल के घोल में अगर अम्ल की अपेक्षा जल अधिक घुल जाता है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। कैसा अम्ल कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। तो देखिए कैसे, मैंने यहाँ बोला जब किसी जल तथा अम्ल के घोल में, जल और अम्ल के घोल में अगर अम्ल की अपेक्षा जल अधिक घुल जाता है, मतलब अम्ल के जगह पर कौन सा ज़्यादा घुल जाए? जल ज़्यादा अधिक घुल जाता है, नहीं जल अधिक घुल जाता है, तो उस समय उसे हम कौन सा विलयन यानी कौन सा अम्ल बोलेंगे? तनु अम्ल बोलेंगे, है ना। इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा तनु H2SO4। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसा अम्ल बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ भी सल्फ्यूरिक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अम्ल ज़्यादा से ज़्यादा घुल जाता है पानी में, और इसमें क्या कर रहा है कि पानी ज़्यादा घुल जाता है, तो इसलिए वो बन जाता क्या है? आपका तनु अम्ल बोल जाता है, इसलिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर लिख दिया गया है ना। तो इस तरह मैंने क्या सीखा? सांद्रता के आधार पर अम्ल के दो प्रकार हो गए, ठीक। अब इसके बाद तीसरा नंबर हम प्रबलता के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर? प्रबलता के आधार पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए, अब हम समझेंगे प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रबलता के आधार पर भी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। एक आपका होता है प्रबल अम्ल, और दूसरा नंबर होता है दुर्बल अम्ल। ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल को बोलेंगे स्ट्रांग एसिड, और इसको बोलेंगे वीक एसिड। क्लियर हो गया? अब स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड क्या है, इसको पहले हम क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे, है ना। तो देखिए कैसे, तो इसमें जो प्रबल अम्ल होता है, तो इसमें बोल सकते हैं कि ऐसा अम्ल, ऐसे अम्ल
जो जल में, क्या बोला गया, जो जल में लगभग पूरी तरह घुल जाते हैं। ऐसा अम्ल जो जल में लगभग पूरी तरह क्या होते हैं, घुल जाते हैं। मतलब जो प्रबल अम्ल होता है वो जल में पूर्ण रूप से क्या होता है, घुल जाता है। मतलब मेरे पास H2SO4 सांद्र है, यदि उसको जल में डालेंगे तो जल में पूर्ण रूप से क्या होगा, घुल जाएगा। इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। और प्रबल अम्ल में आता है क्या, H2SO4, HNO3, है ना, HCl, ऐसे आता है। ठीक, आगे मैं इसका भी चार्ट बनवा देता हूं आपको, प्रबल अम्ल का और किसका, दुर्बल अम्ल का। ठीक, इससे भी प्रश्न करता है। तो ये सब समझ में आ गया कि H2SO4, HNO3, HCl ये क्या है, प्रबल अम्ल है। क्यों है, क्योंकि ये सब जल में लगभग पूरी तरह से क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रबल अम्ल। आगे दिया है आपका दुर्बल अम्ल क्या है, सिंपल बोलेंगे कि ऐसा अम्ल जो जल में, जो जल में पूरी तरह घुलते या बहुत कम घुलते हैं। मतलब ऐसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुलते नहीं है, बहुत कम घुलता है, पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, या कह रहा बहुत कम घुलते हैं, उससे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जो जल में पूरा घुल जाता है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, तो जान लीजिए प्रबल हो गया। और जो आपके दुर्बल होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, कि आपके घुलते नहीं हैं, और या बहुत कम घुलते, इसलिए क्या बोला जाएगा, दुर्बल अम्ल बोला जाएगा। क्लियर हो गया। अब दुर्बल अम्ल में आप जान ही गए होंगे कौन कौन सा आएगा। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं सब हमारे किस में आते हैं, दुर्बल में आते हैं। तो दुर्बल में आपका बहुत सारे चीज़ है, जैसे फास्मिक अम्ल हो गया, नाइट्रस अम्ल हो गया, फास्फोरिक अम्ल हो गया, ये सब हमारे किस में होते हैं, दुर्बल में होते हैं। ठीक, जैसे CH3, COOH एसिटिक है कि नहीं है। तो जो एसिटिक है आपका सिरका है वो दुर्बल में ही आएगा, क्योंकि आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते, खा सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 प्रकार का मैंने पढ़ा कि अम्ल की जो प्रकार थी, स्रोत के आधार पर कार्बनिक थी, ये भी आपको समझ में आएगा, और क्या था, अकार्बनिक था। और दूसरा नंबर था सांद्रता के आधार पर, तो एक पढ़े थे सांद्र पढ़े थे आप, और एक क्या पढ़े हैं, तनु पढ़े हैं। और यहाँ पर क्या है, प्रबलता के आधार पर, तो एक प्रबल अम्ल और एक क्या हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। सबसे अधिक क्वेश्चन अगर पुटअप करेगा तो इसी प्रबल और किससे करेगा, दुर्बल से करेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लिए, तो एक मैं चार्ट बनवा देता हूँ प्रबल अम्ल का और किसका, दुर्बल अम्ल का। ठीक, देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर दुर्बल अम्ल, वीक एसिड और सोत्र और प्रबल अम्ल का ये देखिए चार्ट बन गया। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने दुर्बल अम्ल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितने हो गए, 12। ये 12 दुर्बल अम्ल है। ये 12 दुर्बल अम्ल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कभी कभी पेपर में पूछता कि निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो ये नाम सब याद होना चाहिए। इसी तरह पूछ लिया निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और कितने हैं, 7। इस 7 प्रबल अम्ल हो गया और 12 कौन सा हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। ठीक, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ठीक, फिर हम अगले वीडियो में आपको फिर इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण के बारे में बताऊंगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिए इसको आप।